स्टूडियो में एंटर भी करते थे ना, तो एक जैसे एक माहौल ही अलग हो जाता था, ऐसा लेकिन जैसे वो रफी साहब को देखते थे उस शीशे से, जैसे वो एंटर कर रहे हैं, तो वो कह रहे थे कि वो हमेशा किशोर दा खड़े हो जाते थे। ये उनका विजिटिंग कार्ड था। क्या बात है। जी जी। तो उसमें वो तारीख लिखते थे कि जैसे ये है 18/7/77 टाइम होता था, और ये आई थिंक LP है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का गाना, जहाँ पे रिकॉर्डिंग हुई थी। जी जी। तो वो अपने कपड़े भी खुद ही इस्त्री करना चाहते थे, उनको पसंद था, तो एक बार उन्होंने वो जला भी दिया, तो ये निशान अब तक है। टाई है उनकी। और जैसे साहब की एंट्री होती थी, एक बिल्कुल ही जैसे खामोशी छा जाती थी, और जैसे लगता था कोई फरिश्ता, मतलब व्हाइट में, ज्यादातर वो व्हाइट पहनते थे, तो उसमें वो व्हाइट में आते थे, सफेद जूते, और चेहरे पे जो एक नूर और एक रौनक होता था, तो कहते कि पूरा माहौल जो है ना, वो एक ऐसा लगता था कि हम सडनली कोई मंदिर में आ गए हैं, या कभी नीचे लेटे हुए हैं, कभी बैठे हैं, मजाक मस्ती कर रहे हैं। लेकिन जैसे वो रफी साहब को देखते थे उस शीशे से, जैसे वो एंटर कर रहे हैं, तो वो कह रहे थे कि वो हमेशा किशोर दा खड़े हो जाते थे। जब तक उनकी नजर साहब पे होती है, वो हमेशा वो खड़े हो जाते थे, जबकि साहब उनको देख भी नहीं रहे। हाँ, बहुत ही सॉफ्ट उनकी जो बातचीत की जो आवाज थी, वो अगर आप सुनेंगे तो आप कहेंगे कि ये जिंदगी में कभी कोई गाना नहीं गाया। गाना तो बहुत दूर की बात। रफी साहब की प्रसिद्धि का, ख्याति का और उनको पसंद करने वालों का ग्राफ लगातार एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। दोस्तों, महान गायक मोहम्मद रफी की 45वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आज हम रफी साहब के ग्रैंडसन इन लॉ मिस्टर फिरोज अहमद साहब के साथ बातचीत पेश कर रहे हैं। इस बातचीत में रफी साहब पर पुस्तक लिख रहे संगीत के जानकार महेंद्र पाठक भी शामिल हो रहे हैं। यह बातचीत विनोद विप्लव ने की है। पूरी बातचीत सुनने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। आज के दौर में क्या रफी साहब का जो महत्व है, किस तरह से आप उसको देखेंगे? तो क्या उनकी प्रासंगिकता है आज के दौर में, जब इतना कुछ चेंज हुआ, सब पूरी दुनिया एक तरह से काफी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, तो किस तरह से डॉक्टर महेंद्र पाठक और फिरोज साहब, पहले फिरोज साहब से जानना चाहेंगे कि आप चूंकि परिवार के एक हिस्सा रहे हैं, रफी साहब परिवार के, तो आप किस तरह से इस चेंज को देखते हैं, और इस आज के समय में रफी साहब 45 साल के बाद, उनके जाने के बाद भी किस तरह से उनकी गायकी, उनकी आवाज की प्रासंगिकता, उनका महत्व बना हुआ है? जी, सबसे पहले तो आप सबको हमारा आदाब और प्यार, सलाम। बहुत शुक्रिया विनोद भाई और पाठक साहब, डॉक्टर साहब, इस पॉडकास्ट में हमको शामिल करने के लिए। तो आपका जो सवाल है विनोद भाई, उसी में शायद जवाब भी है। ने कहा कि साहब की जो साहब का जो एक दौर था, या उनका जो समय था, तो हम उसको इस तरह से देखते हैं कि एक उनका समय, उनकी प्रसिद्धि, या उनका लोगों के दिलों में जो प्यार था, रिस्पेक्ट थी, और जो उनका एक रुतबा और ओहदा था मौसीकी की फील्ड में, वो समय एक है। और फिर आप जो कहने के 45 साल बाद का एक समय, तो ये जो समय है उन 45 सालों में, ये काफी बदलावों से गुजरा है। बहुत सारी चेंजेस आए हैं उसमें, कुछ अच्छी हैं, कुछ अच्छी नहीं है। लेकिन ये जो साहब का जो दौर था, वो जो प्यार था, वो जो ओहदा था, वो जो मुकाम था, वो अभी तक नहीं बदला है। तो ये दो समय में हम इसको बांट सकते हैं कि ये दो चीजें अलग हैं। वो एक जो मकाम था, एक जो जगह थी, वो अब तक वहीं पर कायम है। उस जगह तक ना आज तक कोई पहुंच पाया है, और कई लोगों ने कोशिश भी की होगी, अब तक कोशिश भी करना छोड़ दिया लोगों ने, क्योंकि उनको पता है कि ये चीज अनअचीवेबल है, ये चीज को हम हाथ नहीं लगा सकते। तो ये जो चीज है, इसको हम एक बेंचमार्क रखकर, उसको अपने सामने रखकर, एक एग्जाम्पल के तौर पे रखकर अपने आप को हम बेहतर कर सकते। तो ये बाकी का जो दौर है, ये चलता आ रहा है, ये चेंज हो रहा है और आगे भी चेंज होता रहेगा। लेकिन अगर आप जो भी मौसीकी के चाहने वाले हैं,
अगर आप उनसे बात करें तो उनका रेफरेंस पॉइंट फिर जाके वही 45 साल पहले ही चला जाता है, वो उसके बीच में का कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं। तो दिस इज हाउ आई सी इट, ये हमारी सोच है। अगर कोई चेंज आया है तो हम जो पर्सनली हम जो देखते हैं या महसूस करते हैं, क्योंकि कई जगहों पे हमें बुलाया जाता है प्रोग्राम्स में या इंटरव्यूज में या कॉन्सर्ट्स वगैरह में, तो हम देखते हैं कि जो प्यार है वो और बढ़ता जा रहा है, जो इज्जत है वो और बढ़ती जा रही है। कई लोग जो साहब के पहले चाहने वाले थे, लेकिन उनके साथ वो और भी कुछ लोगों को चाहते थे, या यानी और भी लोगों के फैंस हुआ करते थे, लेकिन जैसे जैसे अब वो उनको जितना ज्यादा सुनते हैं, जितना ज्यादा आज के दौर से वो कंपेयर करते हैं, तब उनको आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज होता है कि नहीं, ये तो कोई और ही चीज थी। तो वो रिस्पेक्ट और वो प्यार पूरी दुनिया में, यही नहीं कि हिंदुस्तान में या सब कॉन्टिनेंट में, हमने वेस्टर्न कंट्रीज में भी देखा हुआ है, कई लोग जो ना हिंदी उर्दू समझते हैं, ना जबान से उनका कोई ताल्लुक है, लेकिन फिर भी वो इतनी मोहब्बत करते हैं सिर्फ उनकी आवाज से। तो ये मोहब्बत अल्लाह के करम से बढ़ती जा रही, और ये एक मिरेकल से कोई कम नहीं लगता हमको, क्योंकि आप आज देखें कि आज जो लोग लेजेंड्स हैं जो जिंदा भी हैं, उनकी भी प्रसिद्धि इतनी नहीं है जितनी जो साहब 45 साल पहले चल चुके हैं। उनका जो दौर है या उनका जो प्यार है वो अब तक कायम है। डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर पाठक हैं, दूरदर्शन और आकाशवाणी में असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुके हैं, और एक खुशी की बात है कि रफी साहब पे एक किताब लिखना शुरू उन्होंने किया है, शायद कंप्लीट भी करने वाले होंगे। तो डॉक्टर पाठक से जानना चाहेंगे, जो फिरोज साहब ने कहा, तो उसको किस तरह से आप देखते हैं कि आज के दौर में रफी साहब की जो प्रासंगिकता है उसको आप किस तरह से देखते हैं, क्या बताना चाहेंगे? बहुत धन्यवाद विनोद जी। देखिए, फिरोज साहब ने जो बातें कही, मैं पूरी तरह से उनसे इत्तेफाक करता हूँ। न सिर्फ इत्तेफाक करता हूँ, बल्कि मैं उसमें इजाफा करना चाहूंगा कि मुझे लगता है कि जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, उनकी प्रासंगिकता और उनके प्रति लोगों का प्यार और भी बढ़ता जा रहा है। जी जी। कोई भी गायक 45 साल बाद, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में अगर आप देखें तो इतनी बेवफा इंडस्ट्री है, माफ कीजिएगा मैं शब्द यूज कर रहा हूँ, कि जहां पर आदमी को अगले दिन भुला दिया जाता है। बड़े बड़े स्टार जमीन पे चले गए, ऐसे ऐसे लोग थे जिनके पास 7 दिन के लिए 7 अलग अलग रंग की गाड़ियां थी, वो गाड़ियां बिक गई, वो लोग एकदम जिसको कहते हैं कि फटे हाल हो गए। लेकिन पिछले 45 सालों में जिस तरह से रफी साहब की प्रसिद्धि का, ख्याति का और उनको पसंद करने वालों का ग्राफ लगातार एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में वो संख्या बिल्कुल उसी तरह बढ़ेगी जिस तरह से मैथमेटिक्स में एक्सपोनेंशियल फंक्शन आगे बढ़ता है। अगर आज की जो गायकी है, दरअसल वो गायकी से कहीं ज्यादा उसमें टेक्नोलॉजी आ गई है, कंप्यूटर्स आ गए हैं, मशीनीकरण हो गया है। और आज अगर आप रफी साहब की गाई किसी भी गजल को, किसी भी गीत को, किसी भजन को, उनके लगाए किसी सुर को मशीन पर रखेंगे, तो जब सा होगा तो एग्जैक्टली सा वही होगा जो मशीन का किलोहर्ट्ज है। जितने किलोहर्ट्ज पे वो सा आएगा, मा आएगा, पा आएगा, धा आएगा। तो मुझे लगता है कि शायद ऊपर वाले ने उनको बिल्कुल ऐसा नाप के बनाया था। और सबसे बड़ी चीज ये थी कि जो उनकी शब्दों की अदायगी थी, वैसे तो ही वॉज नोन एज सिंगर ऑफ म्यूजिक, मतलब म्यूजिक डायरेक्टरों की पसंद के वो गायक थे, लेकिन बीच बीच में जिस तरह का वो अपनी तरफ से मॉड्यूलेशन करते थे, जिस तरह का शब्दों का बर्ताव करते थे कि शब्द को किस तरह से कहाँ पे तोड़ा जाए, कहाँ पे लंबा किया जाए, कहाँ पे छोटा किया जाए, इसमें जो उनकी महारत थी, मुझे लगता है उसका कोई सानी नहीं। और शायद यही वजह है कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा भजन एक मुस्लिम गायक ने गाए हैं जिसका नाम है मोहम्मद रफी। और देखिए, बैजू बावरा तो सन 52 में आई, लेकिन उससे बहुत पहले 46, 47, 48, मतलब आजादी के आसपास भी बहुत सारे भजन उन्होंने गाए थे। और कुछ ऐसी हिंदू धर्म की पौराणिक फिल्में हैं जिसमें कि भजनों के लिए उनको चुना गया।
एक फिल्म का नाम मैं आप बताऊं, राम भक्त हनुमान, तो उसमें 2 विरह गीत हैं, उनको गाने के लिए मुकेश को बुलाया गया है, लेकिन भजनों को गाने के लिए रफी साहब को बुलाया गया है। तो आप सोचिए कि वो आदमी जितना डूब के, दूसरी एक फिल्म मुझे याद आ रही, शिव भक्त। शिव भक्त में पंडित शिवराम का म्यूजिक था, गोपाल सिंह नेपाली ने गीत लिखे थे, और प्रभु तेरे चरण पड़े जहां जहां है तीर्थ हमारा वहीं वहीं, जिस तरह से उन्होंने गाया है, मुझे नहीं लगता है कि कोई आज की तारीख का जो सबसे मशहूर भजन गायक है उतनी शिद्दत के साथ, उस भक्ति भावना के साथ उन भजनों को गा सकता है। रही बात गजलों की, तो जितने भी बड़े गजल गायक हैं वो रफी साहब की गाई गजलें सुनते थे, एडमायर करते थे। और जब कव्वालियों की बात आती थी तो जो नामी गिरामी कव्वाल थे वो भी रफी साहब की कव्वालियों का लोहा मानते थे। तो आप जब भजन ले लें, गीत ले लें, कव्वाली ले लें, लोकल डायलेक्ट्स में, भोजपुरी में, अवधी में गीत गाए हैं। मैं आपको बताऊं कि फिल्म गंगा जमुना का जो गीत है नैन लड़ जइहें वाला, वो मैं जिस इलाके का रहने वाला हूँ, आप एक शायर थे मजाज, तो मजाज साहब का घर रुदौली कस्बे में था, मेरा घर भी वहीं है। ये वहां की भाषा है, और वहां की भाषा में लिखा हुआ गीत जिस ढंग से उन्होंने अदा किया है, वहां का रहने वाला ये मान के चलता है कि वो बंदा शायद यहीं कहीं पैदा हुआ होगा। तो ये सब तारीफें थी, और शायद यही वजह है कि वो दिनों दिन और भी प्रासंगिक होते जा रहे हैं। आप जो एक दिखा रहे थे कि आपके पास कुछ डायरी है और कुछ तस्वीरें हैं रफी साहब की, तो उसके बारे में कुछ है आपके पास अभी क्या? हाँ, कुछ चीजें है। डॉक्टर साहब को बता रहे थे, ये उनका विजिटिंग कार्ड था। क्या बात है। उन्हीं की तरह बिल्कुल ही सिंपल, कोई चीज नहीं, बिल्कुल सिर्फ नाम और एड्रेस। तो ये था। फिर उनकी सॉन्ग डायरीज होती थी, तो जाहिर है कि उन्होंने हजारों लाखों गाने गाए हैं, तो वो गाने इसमें लिखे जाते थे। तो ये डायरी है बुक नंबर 96 है गालिबन, फ्रॉम मई 77 टू दिसंबर 77। तो इसमें फिर वो गाने लिखे हुए हैं। हाँ, इस दौरान जी, तो वो रिकॉर्डिंग के लिए जो जाते थे, तो इसी डायरी से फिर वो पढ़कर रिकॉर्डिंग करते थे। तो जैसे ये है, पता नहीं आपको नजर आ रहा है या नहीं? नजर आ रहा है। जी, तो उसमें वो तारीख लिखते थे कि जैसे ये है 18/7/77 टाइम होता था, और ये आई थिंक LP है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का गाना। तो ये गाने रिकॉर्डिंग के टाइम पे ही जो है कई लिरिक्स वो चेंज भी होती थी रिकॉर्डिंग के टाइम पे, तो उसी वक्त वो चेंज भी कर देते थे। तो ये सारे इसी में थे गाने। वो स्टूडियो का भी कभी नाम होता था FT, यानी फेमस तारदेव, जो जहाँ पे रिकॉर्डिंग हुई थी। जी, तो ऐसे मतलब जाहिर है कि हजारों गाने, इसमें कई गाने ऐसे हैं जो रिलीज भी नहीं हुए हैं, या रिकॉर्डिंग हो गई और फिल्में बनी नहीं, या प्राइवेट एल्बम के। एक और आपको तो कितने पेज की है? नहीं, ये तो सिर्फ एक बुक है। ये होगी कुछ शायद 300 पेजेस की या 400 पेज की, ऐसे बहुत हजारों। जी, कुछ समय पहले एक गीतकार है, अच्छा कोट है, ये उनका कोट है रफी साहब का। जी, तो वो अपने कपड़े भी खुद ही इस्त्री करना चाहते थे, उनको पसंद था, तो एक बार उन्होंने वो जला भी दिया, तो ये निशान अब तक है। अब इन चीजों की वैल्यू जो है आर्काइवल वैल्यू हो गई है। और क्या, ये उनकी टाई में रखने की चीजें हैं। टाई है उनकी। जी, टाई है। फिरोज साहब, मुझे लगता है कि कपड़ों का बड़ा अच्छा शौक रखते थे रफी साहब, बहुत। और वो हमेशा आप देखें उनको, कभी आपको ऐसे नजर नहीं, मतलब बिल्कुल ही बन ठन के, और बहुत ही कड़क स्त्री, और माशाल्लाह। और हर कोई, मतलब हम तो कई लोगों से हमारी मुलाकात या बातचीत होती है जिन्होंने उनके साथ काम किया हुआ है, तो वो हमेशा कहते थे कि जब साहब
स्टूडियो में एंटर भी करते थे ना, तो एक जैसे एक माहौल ही अलग हो जाता था। ऐसा लगता था हमारी बात होती थी कर्सी लॉर्ड साहब, जिन्होंने काफी जी जी जी। आर डी बर्मन साहब के साथ थे, मनोहरी दा थे, तो सब कहते थे कि हम जब रिकॉर्डिंग के पहले कि 100 लोगों का ऑर्केस्ट्रा है, 80 लोगों का ऑर्केस्ट्रा है, पूरा स्टूडियो भरा हुआ था, शोर शराबा हो रहा है, और जैसे साहब की एंट्री होती थी एक बिल्कुल ही जैसे खामोशी छा जाती थी, और जैसा लगता था कोई फरिश्ता, मतलब व्हाइट में, ज्यादातर वो व्हाइट पहनते थे, तो उसमें वो व्हाइट में आते थे, सफेद जूते, और चेहरे पे जो एक नूर और एक रौनक होता था, तो कहते कि पूरा माहौल जो है ना, वो एक ऐसा लगता था कि हम सडनली कोई मंदिर में आ गए या ऐसी जगह आ गए। वो पूरा माहौल ही उनके सिर्फ एक प्रेजेंस से बदल जाता था। अच्छा, क्या आप परफ्यूम वगैरह का भी शौक रखते थे? परफ्यूम का भी शौक रखते थे, जी जी जी। इनफैक्ट एक आपने देखा होगा, आशा जी का एक था इंटरव्यू, हालांकि वो बहुत कम सही बोलती है उनके बारे में, लेकिन वो कह रही थी वो कोविड के टाइम पर कि वो अपने जब रिकॉर्डिंग के पहले माइक पे भी परफ्यूम मारते थे कि पता नहीं हमारे पहले किसने रिकॉर्डिंग की हो और वो जर्म्स हो, या मतलब वो कोविड प्रोटेक्शन वो तब से उनका था, मतलब। तो जी जी, मतलब उनके आते ही पूरा माहौल जो है महक जाता था, माने उसमें जी जी बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट एक हमारी मिस्टेकन आई थिंक मनोहरी दास की बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि एक स्टूडियो है ख्याल में फेमस तारदो है, तो वो वहाँ पे काफी बूथ्स हैं रिकॉर्डिंग के, और एक कॉरिडोर जैसा है, वो उसमें शीशा लगा हुआ है। तो कई बार ऐसा होता था कि किशोरदा की रिकॉर्डिंग हो रही है और कोई और गाने के लिए, और साहब की कोई और, तो अब किशोरदा तो अपने बिल्कुल ही मस्ती मजाक के मूड में हमेशा रहते थे, और कभी नीचे लेटे हुए हैं, कभी बैठे हैं, मजाक मस्ती कर रहे हैं। लेकिन जैसे वो रफी साहब को देखते थे उस शीशे से, जैसे वो एंटर कर रहे हैं, तो वो कह रहे थे कि वो हमेशा किशोरदा खड़े हो जाते थे, जब तक उनकी नजर साहब पे होती है वो हमेशा वो खड़े हो जाते थे, जबकि साहब उनको देख भी नहीं रहे, लेकिन उतनी इज्जत वो उनकी करते थे कि जब साहब नजर में भी हैं तो वो अपना बिल्कुल खड़े हो जाते थे, बैठते भी नहीं। तो एक बिल्कुल ही एक अलग सा माहौल हो जाता। फिरोज साहब, मुझे तो लगता है कि शायद आपकी पैदाइश भी उस वक्त नहीं होगी जब उनका इंतकाल हुआ, रफी साहब का। नहीं थी, हम 10 साल हम मिल भी चुके हैं, रिकॉर्डिंग भी। जी 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 हाँ, हमारे वालिद साहब के ताल्लुकात थे फैमिली से, तो कई बार मिले हैं, गाने लाइव भी देखा हुआ है। जी जी जी, बहुत धुंधली सी हैं क्योंकि छोटे थे उस वक्त, नहीं पता था, तब तो इतना पता था कि फैमिली फ्रेंड है, अब वो नहीं पता था कि इतने बड़े स्टार हैं, क्योंकि और भी कई लोगों के साथ हमारा बचपन गुजरा है जो लेजेंड्स रह चुके हैं, घर पे आना जाना हुआ था, तो हमको था कि वन ऑफ द, ऐसा कहते हैं कि वो बहुत धीरे बोलते थे, एकदम स्लो। कई बार तो मतलब अगर आप बगल में बैठे हो तो भी उनकी आवाज सुनना, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? हाँ, बहुत ही सॉफ्ट उनकी जो बातचीत की जो आवाज थी, वो अगर आप सुनेंगे तो आप कहेंगे कि ये जिंदगी में कभी कोई गाना नहीं गाया, गाना तो बहुत दूर की बात, जो उनको नहीं जानता है वो कभी बिलीव ही नहीं करेगा कि ये गाना भी गा सकते हैं, और जिस तरह का गाना गा सकते हैं वो तो बहुत ही अलग। नहीं बिल्कुल, मतलब जैसे हमारी बेगम तस्नीम जो है वो पैदाइशी से उनके साथ रही हैं, तो वो बताती हैं कि वो अगर कोई मस्ती भी कर रहे हैं तो वो डांटते भी नहीं थे जोर से, बहुत ही हल्का बोलते थे कि ऐसा मत कर, विस्पर में बात करते थे वो, उनकी टोन जो थी ना बात करने की वो विस्पर वाली, तो वही शख्स जब माइक पे आते थे तो ऐसा लगता है तो कोई शेर आ गया, दहाड़ थी एकदम पहाड़ी, बहुत ही वो भी एक अजूबा है, मतलब आप बिलीव भी नहीं कर सकेंगे कि ऐसा कोई इंसान हो सकता है, जिसमें ऐसा लगता है कि उनसे आवाज की ताकत ही नहीं है, पावर ही नहीं है उनके अंदर, बात करने लफ्ज भी नहीं निकलते, तो सलाम भी करते थे तो ऐसा झुककर बिल्कुल, हाँ, मतलब जब तक आप कान सामने नहीं लगाए तो आवाज नहीं आएगी, जेस्चर से पता चलता था कि आदाब कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, और ये नहीं था कि वो जानबूझ के कोई हम्बल होने की कोशिश, वो हमेशा से वैसे ही रहे हैं, वो उनका नेचर ही वैसे,
बहुत ही शाय किस्म की। जो कई सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स ने बताया है कि माइक्रोफोन से उनकी एक बड़ी एक अजीब सी दोस्ती थी, क्योंकि माइक्रोफोन के सामने भी बहुत चिल्ला उल्ला के नहीं गाते थे। अभी आप देखें अभी आजकल कई फिल्मों में आप सुनेंगे ना कि उनके कोई गाने ओरिजिनल बजते हैं एक बैकग्राउंड में या ऐसे। आज भी अगर आप देखें, अगर आप थिएटर में आप वो सिनेमा देख रहे हैं तो उस सिनेमा के तो नॉर्मल गाने चल रहे हैं, लेकिन जब उनका एक बैकग्राउंड में भी जब आता है ना तो वो जो गूंज पूरे सिनेमा हॉल में आती है, वो गूंज आपको अभी की रिकॉर्डिंग में भी नहीं मिलेगी। तो वो जो माइक पे उनका थ्रो था ना कि कितने डिस्टेंस पे, और आप हमेशा देखेंगे उनका जो माइक और चेहरा का डिस्टेंस काफी ज्यादा होता है, ये भी नहीं कि बहुत करीब से, लेकिन वो थ्रो करने का एक अलग ही उनका एक कोई आर्ट थी जो वो ऐसे एक गूंज जाती है। और उस वक्त तो कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं थी कि उसको रिवर्ब दें इतना सारा या कोई डिले करें, लेकिन उसमें भी हम हमेशा ये सोचते हैं कि उनको आई एम श्योर, शायद नहीं, आई एम श्योर उनको भी नहीं पता था कि उनमें क्या है। उनको अपनी एबिलिटीज का हमको लगता है कि अंदाजा नहीं था, वो एक कुदरती तौर पे था। क्योंकि आप देखें कई बार अभी हम कई वीडियोस वगैरह भी तो इंस्टाग्राम पे वगैरह आप देखते हैं, कई पंडित लोग जो गुरु हैं जो गायकी सिखाते हैं क्लासिकल, बिल्कुल ही ठेठ क्लासिकल, और वो इतनी टेक्निकलिटीज में जाते हैं कि मुखियां और अदायगी और ये राग और वो सारी चीजें। तो जब उनको इतनी सारी नॉलेज है और जब वो कोई ऐसे ही कभी साहब का गाना है गुनगुनाते हैं तो आपको लगता है कि अरे यार इनसे तो वो गा ही नहीं जा। और साहब तो इतने सीखे भी नहीं थे, उन्होंने थोड़ी बहुत तालीम ली थी स्टार्टिंग में। तो यानी ये कोई चीज सीख के नहीं आप मोहम्मद रफी बन सकते। तो उनको भी शायद नहीं पता था कि मैं ये जो कर रहा हूँ ये वो राग का ये एक अंग है या ये कोई वो टेक्निकलिटीज, वो एक कुदरती तौर पे था। क्योंकि कई बार आप आई एम श्योर कि आप और कई लोग ऐसे होंगे, हम तो कई बार हेडफोन्स लगा के उनके गाने सुनते हैं और पता भी नहीं चलता कि आंसू कब निकल गए, और कोई उसमें गम नहीं है, कोई उदासी नहीं है, लेकिन वो जो कनेक्ट होता है ना तो वो हमको खुद को नहीं समझ आती कि कब आंसू निकले और पूरा गीला हो जाता है। तो ये चीज आप सीख के या टेक्निकलिटी से आपको नहीं आ सकते, ये कुदरती देन है बस। जो लोग जिन्होंने उनके साथ काम किया है वो बताते हैं कई किस्से जो रिकॉर्डिंग के। जैसे एक चीज थी जो उस वक्त में जो स्टूडियो की बुकिंग होती थी वो पर आवर के हिसाब से रिकॉर्डिंग, अभी भी शायद होती होगी पता नहीं, और कई म्यूजिशियंस होते थे, 80 पीस ऑर्केस्ट्रा 90 पीस ऑर्केस्ट्रा होता था। तो वो लाइव रिकॉर्डिंग है, उसमें अगर एक बंदे ने भी, कोई वायलिनिस्ट ने भी अगर थोड़ा सा भी कुछ ऑफ कर दिया तो पूरा गाना दोबारा रिकॉर्ड करना होता था। और कुछ म्यूजिक डायरेक्टर्स ऐसे होते थे जो उनके फिर वो पैसे उनकी जो पर डे का होता था उसमें से वो काट लेते थे कि भाई तुम्हारे वजह से हमारा नुकसान हुआ। तो कई बार साहब जो है वो रिकॉर्डिंग टाइम से पहले चले जाते थे और म्यूजिशियंस को प्रैक्टिस करवाते थे ताकि उनके पैसे न कटे। तो वो अपना टाइम उनके साथ डाल के वो उनको रिहर्सल करवाते थे कि भाई आप लोग से म्यूजिक डायरेक्टर नाराज ना हो। तो कौन ऐसा सोचता है म्यूजिशियंस के बारे में खास तौर। तो ये कुछ चीजें ऐसी रिकॉर्डिंग की थी। फिर वो जिनके साथ भी उनका ड्यूएट होता था, हमको याद है करसी साहब ने हमको एक बार बताया था, जो गाना था तुम जो मिल गए हो, ये अपने टाइम का या हमारे ख्याल में तो आज तक का आई थिंक बेस्ट ऑर्केस्ट्राइजेशन सॉन्ग है मदन जी का म्यूजिक का। तो उसमें आपने देखा कि साहब का जो पार्ट है वो होता है, देन बीच में एक छोटा सा इंटरलूड है लता जी का, देन फिर साहब का फास्ट पेस्ड पार्ट। तो जिस हिसाब से फिर साहब ने वो जब गाया एंड देन वहीं से फिर लता जी को लेना था, तो वो हो नहीं पा रहा था, क्योंकि जो एक जिस तरीके से साहब ने गाया था, तो वो कह रहे थे कि आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द फर्स्ट सॉन्ग, पहला गाना था जहाँ पे वो बाद में जो इंटरलूड है उसको डाला गया अलग से। जी जी।
तो रिकॉर्डिंग में भी वो मतलब म्यूजिशियंस भी वो कई म्यूजिक डायरेक्टर कहते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि रिकॉर्डिंग हो रही है और म्यूजिशियंस इतने इमोशनल हो जाते थे आवाज सुन के कि मतलब वो खुद रोने लगते थे, उनके आंसू आते थे, एक बहुत ही जज्बाती माहौल हो जाता था उनके रिकॉर्डिंग। तो कहते थे कि साहब के साथ म्यूजिक बजाना भी बड़ा एक मुश्किल का काम था, क्योंकि लोगों का कंसंट्रेशन उनकी गायकी पे होता था और अपने इंस्ट्रूमेंट्स पे नहीं होता था। कई बार ऐसा होता कि रिकॉर्डिंग से निकले, उनको पैसे मिले, वो गाड़ी पहुंचने तक वो पैसे आधे खत्म हो जाते, क्योंकि रास्ते में वो वॉचमैन को दे दिया है, कभी किसी म्यूजिशियन को दे दिया, या बिल्कुल लोगों का उपकार करने की भावना, एक फिलैंथ्रोपिस्ट अप्रोच वो गजब की थी। मुझे लगता है कि शायद फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे किसी और नाम की तरफ इशारा करना भी मुश्किल होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। आई थिंक वो सब पहले ही वाज फर्स्ट अ फिलैंथ्रोपर एंड देन अ सिंगर, क्योंकि उनका पूरा मकसद ही जो था वो फिलैंथ्रोपी था, सिंगिंग एक जरिया था उस मकसद को पूरा करने का। एक अभी जो एआई का दौर चल रहा है, जिसमें आपने देखा हो कि किस तरह से उनके फोटो, जो रफी साहब फोटो, उसको किस तरह से उसको बढ़िया अच्छा बनाने के चक्कर में किस तरह से उसको डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, या जो गाने हैं वो आज के गाने हैं तो रफी साहब गाते तो कैसे गाते, क्या होता, मतलब इस तरह से, या वीडियो कोई बना रहा है रफी साहब को बोलते हुए, पर तरह तरह से उसमें किस तरह से कुछ गड़बड़ी, कुछ अपना सब करामात दिखा रहे हैं। तो ये जो चीजें चल रही है कि एआई के दौर में किस तरह से पहले की चीजों को किस तरह से बदल रहे हैं, उसका कुछ समय के बाद लोग भूल ही जाए कि रफी साहब असल में दिखते कैसे थे। जिस तरह से मॉडिफाई कर रहे हैं एआई का इस्तेमाल करके, या कोई अपने को बढ़ाने के लिए उनके वो लगता है कि रफी साहब ही गा रहे हैं, अपना वो चेहरा दिखा करके, अब पीछे से बैकग्राउंड में रफी साहब की आवाज है। तो इस तरह से जो चीजें चल रही, उस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये भी दर्शाता है कि कितना लोग उनको मिस कर रहे हैं, उनकी आवाज को मिस कर रहे हैं, उनके वजूद को मिस कर रहे हैं, कि वो उसको रिक्रिएट करना चाह रहे हैं। तो कई लोगों का ये कहना है कि भाई हम इसलिए कर रहे हैं ताकि नई जनरेशन को ये चीज जो है वो हम एक विरासत में छोड़ें, लेकिन वो आप जो छोड़ रहे हैं वो आर्टिफिशियल है, और वो उस क्वालिटी, जैसे एआई में अभी आप कई नए गानों को उनकी आवाज में, कि अगर ये नया गाना अगर साहब आते तो वो कैसा होता, तो अगर जिनको म्यूजिक की नॉलेज नहीं है वो उनको नहीं पता चलता। या जैसा आपने कहा कि कोई गा रहा है और बैकग्राउंड में जो है वो ओरिजिनल गाना बज रहा है, लेकिन अगर आप उनके कमेंट्स देखेंगे तो मैक्सिमम जो 95 समझ जाते लोग, उनकी तारीफ कर रहे हैं क्योंकि समझ नहीं। तो हम उसको इस तरह से देखते हैं, एक तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग उनको अभी भी अपनी जिंदगियों में शामिल रखना चाह रहे हैं किसी भी तरह से। तो वो एआई फोटो बन रही है, वीडियोस भी बन रही है उनकी, मतलब एआई से जैसे वो बात कर रहे हैं और उनके गाने बन रहे हैं। लेकिन चूंकि वो चीज, जैसे हमने कहा कि वो अगली जनरेशन को ये विरासत अगर छोड़ेंगे तो वो बहुत ही मतलब उनकी जो क्वालिटी को कम करके, या जो ओरिजिनल चीज को खराब कर आप वो छोड़, तो वो जो उनका जो रेफरेंस पॉइंट है वो गलत हो जाएगा। तो उसके अलावा भी आप ओरिजिनल को ही आप उसको थोड़ा सा, जैसे म्यूजिक है या वॉइस को क्लीन करके, क्योंकि उस टाइम की रिकॉर्डिंग इतनी टेक्नोलॉजिकली इतनी ज्यादा वो नहीं थी, तो अभी की टेक्नोलॉजी यूज करके उस गानों को जरा क्लीन कर सकते हैं, जो साउंड को क्लीन करके फिर आप उनको रिलीज करें, ताकि लोगों को, जो नई जनरेशन को ओरिजिनल जो है वो समझ में। तो अभी जो हो रहा है, और जैसे आपने कहा कि अब ऐसा हो रहा है, तो अब 5 साल बाद या 2 साल बाद पता नहीं और कितना उसको वो बिगाड़ देंगे, तो ये नहीं समझ में। तो कई बार ऐसा लगता है कि जैसा हमने कहा कि कई बार हम गाने उनके सुनते हैं और बहुत जज्बाती हो जाते हैं, और फिर दिल से ऐसा लगता है कि क्यों इतनी जल्दी वो चले गए, काश आज भी वो होते हैं तो हमको और उनके साथ मौका मिलता। अब तब तो हम बहुत छोटे थे, होश नहीं था, अब हमको मौका मिलता उनके साथ टाइम गुजारने को, दुनिया को एक सच्चाई, अच्छाई, ह्यूमिलिटी
और कंपैशन का एक जीता जागता चलता फिरता नमूना उनके पास आज दुनिया में होता, जिससे कई लोग अपने आप को एक बेहतर कर सकते। तो कितनी एक ओवरऑल उनके लिए। फिर जब हम यहाँ अभी का जो दौर देखते हैं तो कभी कभी लगता है कि अच्छा ही हुआ कि वो ये सब देखने के लिए रहे नहीं, वरना वो उनको कितनी तकलीफ होती जब वो अपनी नजरों में देखते कि ये क्या हो रहा है, मेरे ही गानों के साथ क्या हो रहा है या मेरी आवाज के साथ क्या हो रहा है। तो दोनों पहलू हैं, जैसे आप उसको कह रहे हैं। लेकिन यह है कि ये गलत है कि जो सिर्फ अपने व्यूज के लिए या पैसे कमाने के लिए लोग कर रहे हैं, ऐसे पैसे कमाने के लिए। कई बार हमको लोग लिंक्स भेजते हैं या वीडियोस भेजते हैं कि कोई बच्चा उसमें कोई गाना गा रहा है, उसमें डिस्क्रिप्शन में है कि दिस इज मोहम्मद रफी साहब ग्रैंड डॉटर या ग्रेट ग्रैंडसन, या तो वो पूछते हैं कि ये क्या आपके फैमिली से? हम दूर दूर तक कोई ताल्लुक भी नहीं है, लेकिन सिर्फ वो डाल देते हैं कमेंट और उससे फिर उनके मिलियंस ऑफ व्यूज आ जाते हैं। लोग बिलीव कर लेते हैं बिना कोई चीज की पूछताछ किए। तो ये चीज गलत है कि अनडिजर्विंग फेम किसी और के नाम पे लेना। सबका अपना जमीन। तो डॉक्टर साहब, डॉक्टर पाठक साहब, आप कुछ सवाल पूछेंगे? आपके दिमाग में है कोई सवाल? देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो जो था वो आपने पूछ ही लिया कि जो 2-3 चीजें मेरे मन में थी कि अच्छा, एक चीज मैं और पूछने से पहले, उनकी दिनचर्या क्या होती? रिकॉर्डिंग के अलावा घर में नॉर्मली वो किन चीजों में अपने को बिजी रखते थे, मशगूल रखते थे? जहां तक हमने सुना है अपनी बेगम से, इन फैमिली से, अम्मी अबू से वगैरह, तो उनका और कोई शौक नहीं था। मतलब यानी रिकॉर्डिंग के बाद वो सिर्फ घर आते थे, ना कोई पार्टीज में जाते थे, ना कोई फंक्शंस में, कोई इवेंट्स में, कहीं नहीं जाते थे। सिर्फ घर पर अपने बच्चों के साथ, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ उनको टाइम बिताना पसंद था। कुछ गेम्स में उनको इंटरेस्ट था, कैरम में बड़ा उनको दिलचस्पी थी, और बैडमिंटन में जी, और पतंगबाजी का शौक तो उनको बहुत सुना है था। बैडमिंटन का बहुत शौक। ऑलमोस्ट हर रोज बैंड्रा जिम है वहां पर वो मेंबर थे, साथ में नौशाद साहब और आनंद बख्शी साहब, दिलीप साहब, ये सारे इनके पूरे गैंग होती थी जो बैडमिंटन खेलते थे। और फिर पतंगबाजी में भी वो मन्ना डे साहब, शकील बदानी साहब, इन लोगों के साथ पतंगबाजी होती थी। तो ये सब चीजों का शौक था, बट सिर्फ घर पर बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। उनको कहीं अगर किसी शादी में भी जाते थे तो एक तरफ से जाते थे और दूसरी तरफ से निकल आते थे। वो अपना दे दिया गिफ्ट या बुके जो भी है, और निकल, गाड़ी वहां खड़ी रहती थी और वहीं से निकल जाते थे। तो बहुत ही शाय किस्म के इंट्रोवर्ट थे। तो कहने का मतलब घर में कैरम, खाने का बड़ा शौक था। हाँ जी 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 जी। खाने में क्या पसंद करते थे? हर किस्म का घर का खाना, और चाय उनको बड़ी पसंद थी। हाँ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने उनकी चाय के बारे में बड़ा, जी, उनका एक खास बड़ा मसाले वाली चाय बनती थी, तो उसका शौक था उनका। और कोई उनमें कोई वो नहीं थी, जी जी जी, और कोई परहेजगी नहीं करते थे। उनको कोल्ड ड्रिंक, मतलब रिकॉर्डिंग के पहले भी बड़ा ग्लास कोल्ड ड्रिंक का बर्फ के साथ। लोग कहते हैं सिंगर्स लोगों को ठंडा नहीं पीना चाहिए, या वो बिल्कुल लस्सी, ठंडी ठंडी लस्सी, ठंडा दूध, कच्चा दूध पी लेते थे। तो वो क्योंकि वो उनका जो था, जैसे हमने कहा कि वो तो एक कुदरती देन थी, तो ये सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। हाँ, हालांकि रियाज का बड़ी पाबंदी से करते थे। तो मॉर्निंग में पहले रियाज करके तब बैडमिंटन खेलने जाते थे या लौट के आके फिर करते थे? रियाज सुबह पहले रियाज। अच्छा, लोग कहते हैं कि वो 5 वक्त के नमाजी थी, तो इतनी हेक्टिक रिकॉर्डिंग शेड्यूल में वक्त निकाल पाते थे वो नमाज के लिए? जी हाँ, जहाँ तक हो सकता है वो पढ़ते थे। जहाँ तक हमने सुना है फैमिली से कि वो बहुत मतलब जहाँ मौका मिला वो अपनी इबादत पूरी रखते थे। बहुत ही कॉन्शियस होते थे वो, मतलब गॉड फियरिंग जिसको कहते हैं। जी जी, कि खासकर जो उनके गाने हैं उनको लेकर के, क्योंकि आज
रफी साहब अगर याद किए जाते हैं तो अपनी गायकी के लिए। हालांकि एक चीज और भी है कि कई बार ये समझ में नहीं आता कि वो गायक बड़े थे या इंसान बड़े थे, बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिरोज साहब, इस जी बात जी पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जैसे आपने कहा कि वो जाने जाते हैं अपनी गायकी के लिए, हम थोड़ा सा इसमें वो डिसएग्री करेंगे थोड़ी सी, क्योंकि कई लोग जो हैं उनको जानते हैं एज अ, जैसे कहना कि एक बेहतर इंसान। उनके जाने के बाद फैमिली को पता चला कि कितने घर उनके मंथली चेक से चलते थे, यानी कितने घर को वो सपोर्ट करते थे, और उनको शायद वो पता भी नहीं हुआ कि ये कौन है या कोई बड़े गायक हैं। बस उनको ये पता था कि भाई यहाँ से पैसे आते हैं और हमारा घर चलता है। तो ऐसे कई लोग हैं जो 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 उनको एज अ गायक नहीं जानते हैं, लेकिन वो उनकी इंसानियत से उनकी लाइफ में वो प्रभावित हुए हैं या असर हुआ होगा। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है कि वो इंसान ज्यादा बड़े थे या गायक ज्यादा बड़े थे। फॉर मी, हमारे लिए उनकी गायकी उनकी इंसानियत का एक रिफ्लेक्शन थी। क्या वो जब गाते थे, जैसा आपने कहा कि वो जैसे वो भजन गा रहे हैं, तो उनको क्यों ज्यादा भजन दिए जाते थे? क्योंकि वो जो एक अंदर से एक प्यूरिटी, एक डिविनिटी जो उनकी आवाज में, उनके इमोशन में निकलती थी, वो ऐसे ही नहीं निकल सकती। वो इसलिए निकलती थी क्योंकि उनका दिल इतना साफ था, या वो एक आमद उनकी थी ऊपर वाले की तरफ से। तो वो इंसानियत जो है वो उनकी गायकी में झलकती थी। आपको कोई भी गाना, अगर कोई मस्ती वाला भी गाना होगा, कोई कुछ हद तक थोड़ा फ्लर्टेशियस भी गाना होगा, उसमें भी आपको कभी भी कोई रफनेस फील नहीं होगा। उसमें भी एक प्योरिटी आवाज में है, अंदाज में है। वो साफ दिलगोई, एक सफाई, एक प्यूरिटी, एक डिविनिटी उसमें भी आपको नजर आएगी। तो ये बहुत कम क्या, हम तो आई डोंट नो एनीबडी एल्स और एनी अदर वॉइस जो इसको मैच कर सकते हैं, इनकम्पैरेबल। तो जी जी, और इसीलिए शायद इतने साल भी हो गए। आप देखें, जैसे हमने कहा कि जो लोग लेजेंड जिंदा हैं उनकी भी इतनी ख्याति नहीं है, या लोग इतना उनसे कनेक्ट नहीं करते हैं जो आज 45 साल बाद भी उनसे क्यों कर रहे हैं। ये एक मिरेकल से कम नहीं है। और ये सिर्फ, जैसे हमने कहा कि सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है। अभी जैसे हम गल्फ में रहते हैं, हम बहरीन में हैं, हम कई ऐसे अरब से मिले हैं जो बिल्कुल दीवाने हैं उनके, यानी उनके घर पे सिर्फ उन्हीं के गाने चलते, और उन्होंने उनके गाने सीख कर हिंदी और उर्दू सीखी सुनकर। तो ये कैसा कनेक्ट हो सकता है कि जो लोग जुबान भी नहीं समझते हैं। हम बीच में एक शो पर गए थे एम्स्टर्डम, वहाँ पे उन्होंने रफ़ी साहब का एक ट्रिब्यूट प्रोग्राम रखा था, और उसमें जितने म्यूजिशियंस थे वो सारे गोरे थे। मतलब कोई नॉर्वे से था, कोई अमेरिका से था, यूरोपियन से, डच थे। उनको उर्दू का एक लफ्ज नहीं आता, लेकिन उन्होंने कुछ 3 या 4 घंटे का प्रोग्राम किया और सारे गाने बिना पढ़े गाए, विदाउट रीडिंग द लिरिक्स। तो जब हमने उनसे पूछा कि भाई आप कैसे, मतलब आपको तो हिंदी उर्दू भी नहीं आती, तो वो सारे जितने म्यूजिशियंस थे या सिंगर्स थे वो सारे म्यूजिक पढ़े हुए हैं, मतलब उन्होंने डॉक्टरेट किया हुआ है म्यूजिक। तो कहते हैं कि भाई उनकी आवाज हमारे यूनिवर्सिटी में एज अ सैंपल, एज अ वोकल सैंपल यूज की गई, और तब से हमने जब उनकी आवाज सुनी तो हमने कोई चीज और सुनना पसंद नहीं की, और वो उनके फैंस हो गए, उनके दीवाने हो गए, फिर उनके नाम के प्रोग्राम्स। तो ये चीजें जो है ना वो ऐसे ही सिर्फ गायकी से नहीं आती, वो इंसानियत, एक ओवरऑल जो अल्लाह ने उनको बख्शा था, उसका एक उसको दर्शाने का एक जरिया उनकी गायकी। सही बात कही आपने। ये जो बात आपने कही, तो एक किंग, यहाँ पे लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पे ईएनटी के जो प्रोफेसर साहब हैं उनसे मेरी बात हो रही है। तो अब मशीनें ऐसी आई हैं कि वो आवाज की क्वालिटी और उसमें किस तरह का मॉड्यूलेशन है, क्या
उनकी फ्रीक्वेंसी है, क्या एम्पलीट्यूड है। तो अगर आप रफ़ी साहब के शुरुआती दौर की गायकी के गाने की वहाँ पे स्टडी करें, या इवन आप उनके सबसे आखिरी साल की 1980 के गानों की वो करें, तो आप देखेंगे कि उसमें मतलब बहुत जरा सा फर्क आया है, जिसको कहते हैं कि नॉर्मली आप सोचिए कि कहाँ एक तरफ सन 45, कहाँ दूसरी तरफ सन 80, तो ऑलमोस्ट 35 ईयर्स, यहाँ 35 ईयर्स क्या बल्कि 35 मंथ्स में लोगों की आवाज बदल जाती है। लेकिन रफ़ी साहब की आवाज में किसी तरह का कोई चेंज 35 सालों में नहीं आया। और जैसी जैसी जरूरत पड़ी गानों की, जिस तरह की भाई जिस समय रफ़ी साहब का पदार्पण हुआ था फिल्म इंडस्ट्री में, तो उस समय जिस तरह के गाने थे उस तरह के गानों को गाकर भी वो मशहूर हुए। और सन 80 तक आते आते म्यूजिक बदल गया, गानों के स्टाइल बदल गया, हीरो की उछल कूद बढ़ गई, तो उसी स्टाइल से उन्होंने अपने को ढाल लिया। मतलब एट द एज ऑफ 55 ही sang फॉर ए हीरो ऑफ 25। तो ये बहुत बड़ी चीज थी। और मुझे लगता है कि एक चीज और जो मैंने गौर की अभी अपने पर्सनल स्टडी के दौरान, कि बहुत सारे बड़े प्लेबैक सिंगर्स जिनके नाम प्लेबैक सिंगर के रूप में लिए आते हैं, उन्होंने हीरोज के लिए तो खूब गाया, लेकिन मुझे लगता है, और मुझे लगता नहीं बल्कि मैं इस बात को साबित कर सकता हूँ कि कैरेक्टर आर्टिस्ट के लिए नंबर ऑफ जो सॉन्ग्स हैं रफ़ी साहब के, वो मेन हीरोज के तुलना में बहुत ज्यादा है। जी। और शायद ही कोई ऐसा एक्स्ट्रा बचा हो, जिसको हम एक्स्ट्रा कहते हैं, हम उसको को एक्टर कहना पसंद करेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा जो है बुरा लगता है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता है, ये तो को एक्टर। जी। तो मैं अपनी ये बात को नकारते हुए कहूंगा कि जो को एक्टर्स के लिए गाने हैं वो हीरोज की तुलना में रफ़ी साहब ने ज्यादा गाए। भिखारी के लिए, पुजारी के लिए, एक सड़क पे बैठे जो है बिल्कुल मजबूर आदमी के लिए, लंगड़े के लिए, जो अंधा है उसके लिए, हर तरह के कैरेक्टर के लिए उन्होंने गाने गाए। और ऐसे लगता है जैसे उस कैरेक्टर में बैठ गए। तो ये जो तारीफ है, ये जो चीज है, एक पैसा दे दे बाबू, एक पैसा दे दे, अब एक गाना मैं बताऊं, या गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, आप कोई भी गाना उठा लें तो ऐसा लगता है कि जैसे वो बिल्कुल गरीब बन के ही गा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं सही कहा आपने। और जैसा आपने कहा ना कि जो शुरुआत से लेके आखिर तक उनकी जो आवाज की जो क्वालिटी थी, या जो थ्रो था, जो पावर था, वो सेम था, लेकिन हर गाना या हर आर्टिस्ट के लिए उन्होंने उसको मॉड्यूलेट करके, उसमें अडेप्ट करके वो चेंजेस किए, जो लेकिन जो बेस उनका जो क्वालिटी थी वो सेम। अभी हम कुछ दिन पहले तक एक गाना है जो रिपीट पर हम पूरे दिन सुन रहे हैं। एक मूवी आई थी 82 में शायद, उनके जाने के बाद, उन्होंने खुद नहीं सुना होगा, दिल ही दिल में, विनोद मेहरा और सुलक्षणा आंटी के, सुलक्षणा पंडित का गाना है, भीगी भीगी वादी में। अच्छा। आप वो गाना सुने, और वो आप गाना अगर आज की मूवी में किसी यंग कार्तिक आर्यन या रणवीर सिंह पे भी अगर आप पिक्चराइज कर दें, तो आपको बिल्कुल वो एज गैप या जनरेशन गैप नजर नहीं है। इतनी मॉडर्न सिंगिंग है उसमें, वो गाने में, वो जो मेलोडी में उन्होंने जो गाया है, ये जरूर सुनिएगा, भीगी भीगी वादी में। जी जरूर। 82 में शायद रिलीज हुई थी, तो उनके जाने के बाद। तो आप समझें कि उस टाइम पर भी, जब आखिरी वक्त था उनका, और उस टाइम पे भी जो आवाज में मिठास, पावर जो था, तो वो कभी कभी ऐसा लगता है कि अच्छा हुआ कि हमने वहीं पर तक उनको सुना है, और ये नहीं कि अभी 80-90 साल के भी हो गए हैं फिर भी गाए जा रहे हैं, आवाज निकल नहीं रही है फिर भी शोज कर रहे हैं, गा रहे हैं। तो इसलिए वो जो प्यार, मोहब्बत और इज्जत लोगों के दिल में उनके लिए है, तो इसलिए क्योंकि उन्होंने जो यादें छोड़ी हैं, बिल्कुल ही अलग क्वालिटी लेवल पे छोड़ी है। कभी भी कोई भी गाने में उन्होंने डिसअपॉइंट नहीं किया, या कभी भी आप किसी भी गाने को आप ये नहीं कह सकते यार इसमें ये कमी रह गई या इसमें ये चीज आप निकाल ही नहीं सकते। जी जी जी। तो जो आपने कहा कि बेवफा, जो फिल्म इंडस्ट्री है बेवफा है, तो अभी कई गायकों के इंटरव्यू आए हैं, पॉडकास्ट आए, जिसमें उन्होंने कहा है कि रफी साहब का जो आखिरी, जो किशोर कुमार के जब
उभार का वक्त था, जब आराधना के बाद तो मंदी जो आई थी रफी साहब कैरियर में, तो रफी साहब ने दाढ़ी बढ़ा ली थी और डिप्रेशन में चले गए थे। और अभी सुरेश वाडकर का देख रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि 7-8 साल तक उनको कोई काम नहीं था, संगीतकारों ने उनको इग्नोर कर दिया था। तो फिरोज अहमद साहब से जानेंगे कि एक परिवार के आप क्योंकि हिस्सा हैं, तो क्या इस तरह से जो बातें कही जा रही है आजकल कि वो डिप्रेशन में चले गए थे और इतने डिप्रेशन में दाढ़ी बढ़ा ली थी और गायकी से तौबा कर लिया था, कई चीजें जो कही जा रही, तो आप एक परिवार के, क्योंकि आप जानते होंगे पूरा इस चीज को, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इसमें क्या सच्चाई है या वैसे ही लोग बोल रहे हैं? नहीं, जो भी रफी साहब के बारे में कुछ भी जानते हैं, तो वो गायकी के अलावा जो उनकी शख्सियत थी उसके बारे में भी कई लोग जानते हैं और चर्चा होती है कि वो उनको दुनियादारी से कोई ताल्लुक नहीं था। वो बिल्कुल ही एक क्या कहते हैं, जिसे काफी लोग उनको कहते हैं कि संत समान इंसान थे। तो उस किस्म के इंसान को किसी से ईर्ष्या या जेलसी या डिप्रेशन, मतलब ये बहुत दो अलग क्या कहते हैं कॉन्ट्रडिक्टिंग बातें हैं। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वो आप देखें कि आपको एक उनकी तस्वीर बिना मुस्कुराहट के नहीं नजर आई। तो जो इंसान कभी जिंदगी में अपने चेहरे से मुस्कुराहट तक नहीं निकाल पाए, अगर आप उनके जाने के बाद की भी तस्वीर आप देखेंगे, जब उनका जनाजा पड़ा हुआ था तो उस टाइम पे भी उनके चेहरे पे मुस्कुराहट। तो ऐसा इंसान कभी डिप्रेशन में जाने का कोई सवाल ही नहीं होता। तो जहां तक वो कहते हैं कि जब उनके गाने कम हो चुके थे, तो वो कम इसलिए हो चुके थे कि आई थिंक तकरीबन 74 या 75 में गालिबन, आई एम नॉट वेरी श्योर, नानाबा हज पर गए थे और वहां पर तो वहां पर जाहिर है कि एक दीनी, एक इस्लामी माहौल था और कई लोग थे वहां पर। तो उन्होंने कुछ बातें ऐसे की कि भाई ये जो आप करते हैं, जो आपका पेशा है, ये इस्लामी वैल्यू से मेल नहीं खाता, तो ये हो सकता है कि ये सही बात ना। तो वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट की, क्योंकि वो वैसे भी बहुत ही नमाजी परहेजगार थे। तो लेकिन जब उन्होंने ये बातें सुनी तो फिर वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को सीरियसली लेने लगे। फिर जब वो वापस लौटे हज से, तो फिर वो आई थिंक जहाँ तक हमने सुना है फैमिली से कि वो फौरन लंदन चले गए कि ताकि उनको यहाँ पे लोग कांटेक्ट नहीं कर पाए गाने के लिए, क्योंकि उनको अब वो दिल ही नहीं कर रहा था। तो आई थिंक वो कई साल लंदन में रखे। तो जो भी उनके असाइनमेंट्स थे पेंडिंग, वो ख़त्म करके फिर वो लंदन बाकायदा शिफ्ट हो चुके थे यानी, और उन्होंने फिर गाने या प्रोजेक्ट्स लेना बंद कर दिया। तो वो उनकी अपनी मर्जी थी और उनका अपना डिसीजन था वो कि वो अब गाने नहीं गाएंगे या कम गाएंगे। लेकिन फिर कई साल बाद कई लोगों ने, फिर खासतौर पे नौशाद साहब ने उनको समझाया कि ये आपके जो अल्लाह ने आपको ये देन दी है, तो और आपके गाने से या आपके काम से ना सिर्फ आपका लेकिन कई और लोगों के घर चलते हैं। क्योंकि बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स जब आप नहीं है तो वो गाने ही नहीं बना रहे, क्योंकि जो आप गा सकते हैं और कोई गा ही नहीं सकता। तो वो जब गाने नहीं बनते हैं तो उतने लोगों की रोजी रुक जाती है। तो ये अल्लाह की देन है और अल्लाह ने आपको इस चीज़ से नवाजा है। तो अगर आप उसका एक सही इस्तेमाल कर रहे हो और वो लोगों के काम आ रहा है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। ऐसे करके कुछ लोगों ने उनको उस चीज़ से समझाया, तब फिर वो जाके वापस आए। और जब आए वो, तो जैसे आपने देखा कि आते ही फिर नेशनल अवार्ड्स और मतलब वही धमाके से, तो ना तो उनकी गायकी में कोई कमी आई थी, ना उनकी पॉपुलैरिटी में। अगर देखें पॉपुलैरिटी में कमी आई होती या उनकी डिमांड में कोई कमी आई होती, तो इतने सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स उनको बार बार आने के लिए वापस बोलते नहीं। तो जब ऐसा होता है कि भाई हम खुद से ही कोई डिसीजन ले रहे हैं, तो उस डिसीजन पे डिप्रेशन में जाने का सवाल ही नहीं। और दाढ़ी तो आई डोंट थिंक उन्होंने लाइफ में बढ़ाई थी। तो ये सारी बातें
आप इंटरनेट पे अगर आप जाएं तो बहुत सारी ऐसी बातें निकलने में आती है। हर कोई सोचता है कि वो एक एक्सपर्ट है या वो जानता है, पर कई चीजें उसमें सही नहीं होती या कुछ सही होती है लेकिन उसमें थोड़ा सा वो मसाला ऐड करके वो तो जी तो और जहाँ तक के किशोरदा का सवाल है, तो साहब तो खुद उनको सपोर्ट करते। कई बार वो ऐसे गाने आते तो वो कहते थे कि नहीं भी किशोर से गाओ। तो और वो दोनों बहुत उनकी अच्छी दोस्ती थी, बड़े अच्छे ताल्लुक थे। और किशोरदा तो उनको मतलब ऑलमोस्ट एक उस्ताद जिसे मानते थे, बहुत ही ज्यादा इज्जत करते। तो ये बातें सही नहीं। अभी सुरेश वाडकर का बीबीसी पे आया, यहाँ पहले एक उनका भी कुछ इस तरह का सवाल पूछा था अमित कुमार से भी, और एक और गायक है उनसे भी कई पॉडकास्ट इस तरह से आए हैं जिसमें इसको बार बार पूछते हैं कि भाई रफी साहब के साथ ऐसे हुआ था, उन्होंने गाना छोड़ दिया था। कई बार मतलब एक परिवार में क्या होता है ना, जी नहीं, कई बार ऐसा होता है कि लोग अपनी मोहब्बत में, साहब के लिए जो मोहब्बत है, उनका जो जज्बा है, उसमें थोड़ा ज्यादा जज्बाती हो जाता है। तो कोई जैसी बात होती है तो फिर वो उसको जस्टिफाई करने के लिए फिर और कुछ दो बातें ऐड कर देते। तो जैसे सुरेश वाडकर साहब हैं, वो तो बहुत ही बड़े भक्त हैं साहब। तो जब अगर उनको लगा कि भाई इतने टाइम पे उन्होंने कम गाने गाए, तो जाहिर है कि एज अ फैन तकलीफ होती है। और फिर कहीं से अगर कुछ सुन लिया कि इनके वजह से ऐसा हुआ या उनके वजह से ऐसा हुआ, तो एक नेगेटिव फीलिंग आ जाती है और उससे वो बात निकल आती है। तो जितने भी लोगों ने ये सब बातें की हैं, उनका इंटेंशन गलत नहीं था। वो एक प्यार और एक मोहब्बत थी, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा जज्बाती होके जो फैक्ट है उससे थोड़ा सा भटक जाता। एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा। जी मैंने कहीं पढ़ा था या किसी से सुना था कि जब HMV ने रफी साहब के सैड सॉन्ग्स का एक कलेक्शन निकालना था, तो ये फोटो नहीं मिल रही थी। वो सैड सॉन्ग के कलेक्शन पे अगर रफी साहब का कोई मुस्कुराता हुआ चेहरा लगाया जाएगा तो शायद वो उसके मुताबिक ठीक नहीं होगा, दैट विल नॉट बी सुटेबल। तो एक फोटोग्राफर को भेजा HMV ने रफी साहब के घर। वो सुबह पहुंच गया और उसने सुबह से लेकर देर रात तक कोशिश की, अलग अलग पोजेस में रफी साहब को बहुत सारी फोटोग्राफ्स ली, लेकिन बदकिस्मती से एक भी फोटोग्राफ में रफी साहब का सैड चेहरा वो नहीं पा पाया। उसकी बदकिस्मती, क्योंकि उसने कहा साहब ये आदमी कभी दुखी दिखता ही नहीं है, दुखी होता ही नहीं है। तो ये हमेशा इसके चेहरे पे एक इसको मैं कहूँ कि नैसर्गिक मुस्कुराहट, एक नैसर्गिक आदमी जो ऊपर वाले ने उनको बख्शी थी, एक अब उसको वो एक खुदाई देन थी, तो उसको उससे कोई कैसे छीन लेगा। तो जो आदमी हमेशा वो जिसको कहते हैं कि इनर फीलिंग, तो वो जो उनका आंतरिक या अंतःहास था, अंतः प्रसन्नता थी, ऐसे प्रसन्न रहने वाले व्यक्ति को कोई कहे कि वो डिप्रेशन में चला गया, ये कम से कम मेरे जैसे व्यक्ति को तो स्वीकार नहीं। जी नहीं आप सही कह रहे हैं, वही कह रहे हैं। मैंने आज तक उनकी दाढ़ी में कोई फोटो नहीं देखी है। हाँ, शुरुआत में मुझे रखते थे, बाद में मुझे एक उम्र के बाद हट गई थी, और हमेशा क्लीन शेव रहे। मुझे तो आज तक कभी उनकी दाढ़ी मूंछ वाली फोटो नहीं दिखी। अगर किसी के पास हो तो वो सामने ला सकता है। नहीं, हमने भी नहीं देखी है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि वो, लेकिन वही है ना कि लोगों के वो जज्बात है। अभी देखें आपके, हर कोई जानता है इस दुनिया में कि साहब को पैसों से कोई वही नहीं था। कई लोगों के लिए वो मुफ्त में गा लेते थे, अपनी जेब से भी पैसे दे देते थे। तो जिसको ना पैसों से लगाव है, ना काम से वो है कि भाई ये भी काम ले लूं, ये भी काम, वो अपना काम दूसरों को बांटने में लगे रहते। तो उनका जो मकसद था, वो जो गाना भी गाते थे या जो भी काम करते थे, कि उससे मैं दूसरों की कैसे काम आ सकूं। जिस इंसान का मकसद ही पूरा अपने जीवन का मकसद, अपने काम करने का मकसद सिर्फ यह है कि मैं इससे दूसरों के लिए क्या कर सकूं, तो वो आदमी किसी और के काम ज्यादा मिलने से या अपने काम कम होने से कैसे कोई डिप्रेशन में या कोई भी नेगेटिव फीलिंग और साहब का तो मेल ही नहीं था, दूर तक। मतलब वो हमेशा अपने में इतने खुश और संतुष्ट जैसे बोलते हैं ना, सेल्फ सेटिस्फाइड और कंटेंट, वो हमेशा था। और दूसरी बात ये कि 69 के बाद
उनको 2 फिल्म फेयर अवार्ड मिले। तो अगर जो जिस तरह से लोग कमेंट कर रहे हैं, और नेशनल अवार्ड भी जी, नेशनल अवार्ड तो मिला 2 फिल्म फेयर अवार्ड भी मिले 69 के बाद जी। और मुझे लगता है कि अगर खुदा उनको सलामत रखता 80 के बाद भी, तो 2-4 अवार्ड और भी इस तरह के जरूर आए होते। एनीवे खैर, जी जी बिल्कुल नहीं। और आप ये देखें, जैसे उनको जब पद्मश्री भी मिला था, तो जैसे उनको पद्मश्री मिला और वो बाहर आए तो लोगों ने इंटरव्यू किया कि आपको कैसे लग रहा है कि अब कोई भी आप देख ले, किसी को भी कुछ अवार्ड मिलता तो वो कहेगा कि भाई नहीं, बड़ी खुशी है, मैंने इतनी मेहनत की या मैंने ये किया वो किया। उनका जवाब क्या था? वो कहते हैं मेरी ये ख्वाहिश है कि ऐसा अवार्ड सबको मिले। क्या बात है। तो इस किस्म का इंसान जो हर वक्त लोगों के बांटने की सोचता है, उनके कंटेम्पररीज भी हो या उनसे बुजुर्ग हो या उनके नीचे हो, जो भी हो, वो हर वक्त उनका जो एक इंटेंशन था, जो नीयत हमेशा ये थी कि दूसरों के लिए मेरे तरफ से क्या हो सकता है। तो ये बहुत ही गलत बात है जी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह बातचीत पसंद आई होगी। इस बातचीत से संबंधित कोई जिज्ञासा हो या कोई सवाल हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।